नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष गोस्वामी आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ ऑटिज्म के ऊपर एक और वीडियो लेकर। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऑटिज्म के बच्चों, आप एक स्पेशल एजुकेटर हैं या फिर एज ए पेरेंट आप एक ऑटिस्टिक बच्चे के माता पिता हैं, गार्जियन हैं, तो और किसी भी टॉपिक को लेकर आपको अगर कुछ सवाल हमसे करने हैं, कुछ नए वीडियोस हमें चाहिए हमसे चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर आपके कमेंट डालिए। हम उन टॉपिक्स के ऊपर आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे। और ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा मेन उद्देश्य ऑटिस्टिक बच्चों की लाइफ को सिंपल बनाना है। और जो भी स्पेशल एजुकेटर जो ऑटिस्टिक बच्चों के काम कर रहे हैं, उनको सिखाना है कि कैसे वो बच्चों को ज़्यादा अच्छा दे सकते हैं। और पेरेंट्स को भी ये बताना है कि कितने इजी वे के अंदर वो धीरे धीरे अपने बच्चों में मेहनत कर कर उन्हें जो समाज की मुख्य भूमिका से जोड़ने का प्रयास जो कर रहे हैं उसमें वो सफल हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए बच्चों को पढ़ाते समय। तो आप एज ए स्पेशल एजुकेटर अगर वर्क कर रहे हैं तो भी है वीडियो आपके लिए। और आप एज ए पेरेंट आप घर वर्क कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि सब हमारे पास कोई थेरेपी सेंटर नहीं है, हम बच्चे को घर पर थेरेपी कराना चाहते हैं, तो कैसे किन किन बातों का ध्यान रखें, तो उसी विषय को लेकर आज का वीडियो है। तो हम शुरुआत करते हैं ऑटिस्टिक बच्चों के बिहेवियर से बात करते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे जितने भी होते हैं उनका बिहेवियर को जानना और उसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको कोई भी चीज़ सिखाने से पहले। ऐसा देखने में आया है प्राय कि अलग अलग बच्चों के जो बिहेवियर होते हैं वो अलग अलग रहते हैं। और इसलिए ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि हम सेम चीज़ किसी दूसरे बच्चे पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसे चैलेंज पेरेंट्स के साथ और टीचर के साथ आते रहते हैं कि कैसे उन बच्चों को हम शांत बिठाएं, कैसे कोई नई चीज़ सीखने के लिए हम उनको प्रेरित करें कि बच्चे नई चीज़ सीखें, और कैसे हम समझ पाएँ कि उन बच्चों को क्या चीज़ हमें सिखानी चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो ये सब क्वेश्चंस पेरेंट्स के मन में रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन मेथड्स का हम यूज़ करते हैं उन मेथड में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि कौन से हम टूल्स का इस्तेमाल करें। जो TLM होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिनको बोलते हैं, जो एक टीचर इस्तेमाल करता है बच्चे को सिखाने के लिए, वो किस तरीके का TLM हो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ऑटिस्टिक बच्चों को पढ़ाने के लिए जो TLM का हम इस्तेमाल करते हैं वो ऑडियो विजुअल होना चाहिए। ऑडियो विजुअल का यानी कि ऐसे खिलौने हम चूज़ करें जिनमें जो कलरफुल हो, विजुअल यानी देखकर बच्चे समझ सकें। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे नहीं होते, लैंग्वेज इतनी डेवलप नहीं होती ऑटिस्टिक बच्चों की, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था। तो अपनी कम्युनिकेशन को ईजी करने के लिए हमें ऐसे खिलौने चूज़ करने हैं जिससे बच्चे उन खिलौनों के जरिए अपने कम्युनिकेशन को ईजी कर सकें। तो पहली चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो भी खिलौने हो वो ऑडियो विजुअल चीज़ों पे बेस्ड हो, जिसके अंदर आपके कलरफुल चीज़ें आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप जो भी फ्लैश कार्ड्स बनाएं सेम कलर के अंदर ना बनाएं, अलग अलग कलर्स के अंदर आप फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हो। फ्लैश कार्ड्स आप ऑनलाइन परचेस करना चाहें तो ऑनलाइन परचेस भी कर सकते हो, या फिर घर पे भी आप कुछ फ्लैश कार्ड्स प्रिंट कर कर उनको लैमिनेशन करा कर उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से कुछ जैसे कोई टॉयज़ वगैरह होते हैं तो उसके अंदर भी हमें ध्यान रखना है कि उसमें भी डिफरेंट कलर हो, डिफरेंट साइज़ हों, जिनको बच्चे देखकर काफ़ी सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। जैसे कि हम एक तरीके से बात करते हैं पैक बोर्ड्स की। पैक बोर्ड्स मार्केट में आपको कई टाइप के मिलते हैं, जिसमें आपके वुड के भी आते हैं, प्लास्टिक के भी आते हैं। तो उसमें पैक बोर्ड्स में क्या रहते हैं, उसमें कई सारी चीज़ें बच्चे एक साथ हम लर्निंग करा सकते हैं। उसमें साइज वाइज जो पैक बोर्ड्स के अंदर जो आपके उनको अरेंज करना हुआ, आपका कलर वाइज अरेंज करना हुआ, शेप वाइज अरेंज करना हुआ, तो इस टाइप से हम खिलौने यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर कलर्स ज़्यादा हो, बच्चा उसको देखने में इंटरेस्ट अपना शो करे। और या फिर हम ऑडियो वाली चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कुछ साउंड निकलती हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनके हम खिलौने इस टाइप से यूज़ करें कि जैसे अपने
कुछ उसको दबाएं, प्रेस करें उसके अंदर तो कुछ साउंड निकले, जैसे डॉल्स आती हैं जिसके अंदर वो दबाएं तो कई सारी साउंड्स आती हैं। इस टाइप से मार्केट में कई सारे टॉयज़ रहते हैं जिसमें कार्ड्स रहते हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रहते हैं जिसको आप डालो, उसके अंदर आप डालो, कार्ड को डालो तो वो साउंड करते हैं कि हाँ ये क्या चीज़ है। अलग अलग एनिमल्स के, कलर के, सब चीज़ों की चीज़ें रहती हैं, साउंड के साथ रहती हैं। तो ऐसे खिलौने हम टॉयज़ बच्चों के लिए प्रेफर करेंगे जिसमें ऑडियो और विजुअल चीज़ों का दोनों का मिश्रण रहे, क्योंकि ऐसा देखने में आया कि ऑडियो विजुअल TLM ना केवल ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बल्कि सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं, क्योंकि वो बच्चों को सिखाने के लिए एक अच्छे से काम करते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि जैसा कि देखने में आया है, आप सब ने भी देखा होगा कि बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे एक पैटर्न का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है बच्चे खेलने के अंदर। कुछ बच्चे जो होते हैं वो जो टॉयज़, ऐसे टॉयज़ का चुनाव करते हैं, जैसे कोई स्पेशली जो कर रहा है वो टायर वाले जैसे जो भी टॉयज़ है उनका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। वो कार हो सकती है आपकी, या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है इसके अंदर टायर यूज़ हो, तो वो उन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो ब्लॉक्स वाले गेम्स को ज़्यादा चूज़ करते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बैट बॉल वगैरह इन सब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये एक तरीके से पैटर्न होते हैं जो बच्चे फॉलो करते हैं, और ये एक बच्चों की क्वालिटी होती है कि बच्चे सेम पैटर्न में ज़्यादा रुकना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। कुछ थेरेपिस्ट बोलते हैं कि पैटर्न का यूज़ करना चाहिए, कुछ थेरेपिस्ट बोलते हैं पैटर्न से बच्चे को बचा के रखना चाहिए। हम भी दोनों चीज़ साथ में बोलते हैं कि पैटर्न से बच्चे को बचा के रखना चाहिए और पैटर्न्स को यूज़ भी करना चाहिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमें वह पैटर्न से बच्चे को दूर रखना चाहिए जो उन्हें लर्निंग नहीं दे रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको शौक होता है कि वो ब्लॉक्स जो होते हैं ब्लॉक्स वाले गेम से खेलें, लेकिन उनको अरेंज करने में वो किसी तरह की लर्निंग नहीं करते हैं। वो सेम पैटर्न से अपनी इच्छा से वो जचाते हैं, अपनी इच्छा से उनको बिगाड़ते हैं। तो यानी कि अगर देखा जाए तो क्रिएटिव एक्टिविटी उसमें कम होती है, और डिस्ट्रक्टिव जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मैनर को वो ज़्यादा उसके अंदर खेलने के अंदर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पेरेंट्स को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो जो गेम्स हैं, वो एक्टिविटीज़ हैं, वो टॉयज़ हैं, वो बच्चे को कुछ लर्निंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर वो लर्निंग नहीं दे रहे हैं बच्चे को, अगर वो बच्चा नहीं सीख रहा है, आप उनके सामने जब भी आप टॉय रख रहे हो और आप उनको बता रहे हो कि इसको आपको अरेंज रखना है, साइज वाइज अरेंज करना है, या फिर कलर वाइज अरेंज करना है, या फिर अल्फ़ाबेटिकली आपको अरेंज करना है, और बच्चा वो चीज़ें नहीं कर रहा है, आप ट्राई करेंगे, अपन स्टार्टिंग में अपन ट्राई करेंगे और वेट करेंगे अपन, लेकिन अगर वो स्टिल वो बच्चे को लिए हेल्पफुल नहीं लग रहा है तो उन टॉयज़ को अपने को पैटर्न को अपने को चेंज करने की ज़रूरत है। तो उन पैटर्न से हम बच्चों को दूर रखेंगे और दूसरी लर्निंग वाली चीज़ों पे लेकर आएंगे जिसमें बच्चा कुछ देर बैठ सके। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे की सिटिंग कैपेसिटी अपने को बढ़ानी है। और स्टार्टिंग के अंदर ये मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ये थोड़ा लेटर ऑन की चीज़ हो जाती है। सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि बच्चा बैठे। बैठने का मतलब अकेले ना बैठे। हमें ध्यान रखना है कि हम बच्चे को केवल गेम देके हम अपने डेली रूटीन का वर्क अगर कर रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा। यहाँ पे ज़रूरी है कि जब भी हम बच्चे को कोई गेम्स दे रहे हैं, कुछ टॉय दे रहे हैं, कुछ एक्टिविटी हम करा रहे हैं, तो हमारा इन्वॉल्वमेंट उसमें होना ज़रूरी है ताकि बच्चे को हम लर्निंग दे सकें। पेरेंट्स की क्या आदत होती है कि बच्चे को टॉयज पकड़ा दिया, वो अपने डेली रूटीन के काम कर रहे हैं और बच्चा कुछ कोई ऐसा क्रिएटिव चीज़ें नहीं करता। कंस्ट्रक्शन की जगह डिस्ट्रक्शन का माइंड उसका ज़्यादा वर्क करता है। तोड़ा फोड़ा, अपने हिसाब से जचाया, फैलाया, किया, काम नहीं हुआ तो चीखा चिल्लाया और हो गई चीज़ें पूरी। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी बच्चा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है या फिर वो अकेले एक रूम के अंदर चला गया और अपने हिसाब से वो चीज़ों को अरेंज कर रहा है, जैसे मम्मी पापा एंटर हुए, घर का कोई फैमिली मेम्बर एंटर हुआ, उसने उसको उठा के फेंक दिया या फिर उस चीज़ को नहीं किया सामने, तो ये डिस्ट्रक्टिव माइंड को उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बच्चे के साथ हमें हमारा इन्वॉल्वमेंट ज़रूर देना है। और स्टार्टिंग में हमारी कोशिश जो रहेगी वो सिर्फ यही रहेगी कि बच्चा थोड़ी देर के लिए पहले बैठने लगे, उसकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़े। तो स्टार्टिंग में हम ध्यान रखेंगे कि बच्चा किसी भी तरीके से गेम्स को अरेंज करे। जैसे सपोज करो अपने पास एक पैक बोर्ड है और उसमें अलग अलग रोज़ के अंदर अलग अलग कलर के उसको पैक्स उसमें अरेंज करने हैं आपको, और बच्चा उसमें अलग अलग कलर की बजाय सेम कलर की बजाय अलग अलग कलर के अगर पैक्स करे, डेट्स ओके, फाइन, ही इज़ डूइंग और शी इज़ डूइंग समथिंग। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हाँ पहले कुछ कर रहा है, अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। वो भी नहीं कर रहा है तो आप सबसे पहले आप उसको कोशिश कीजिए कि आप उसे दिखाइए, आप उसके सामने लगा के देखिए, वो दूर से आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करें, देखें,
उसका देन ही और शी विल शो हिज और हर इंटरेस्ट। वो अपना इंटरेस्ट दिखाएगा और पास में लाने की वो चीज़ें करने की कोशिश करेगा। वो आपसे मांगेगा, आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेगा कि हाँ मुझे भी ये काम करना है, मैं भी ऐसे अरेंज करना चाहता हूँ। धीरे धीरे आप उसको कीजिए और साथ में फिर आप उसको फिजिकल प्रॉम्प्ट दीजिए। फिजिकल प्रॉम्प्ट देते समय आपको ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फिजिकल प्रॉम्प्ट जो भी आप देंगे उसे सामने से ना देकर पीछे से दीजिए। सामने से देने में एक तो बच्चा इरिटेट होता है, वो डिनाई करता है कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ खुद, मैं खुद कर लूँगा। लेकिन जब आप उससे पीछे से देते हैं तो इजीली प्रॉम्प्ट को ले लेता है। और बच्चे के साथ आपको ध्यान रखना है कि कोई भी प्रॉम्प्ट देते टाइम आपको सॉफ्टली यूज़ करना है, हार्डली यूज़ नहीं करना है, जबरदस्ती यूज़ नहीं करना है कि बच्चे का हाथ अपन जबरदस्ती उठवा रहे हैं, जबरदस्ती लगवा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अपन कर सकते हैं, अगर वाई कॉन्टैक्ट आपसे अच्छे से कर रहा है तो हम उसे समझा सकते हैं नहीं ये पहले गेम पूरा करना है फिर आपको जाना है। लेकिन स्टार्टिंग में अपन फिजिकल प्रॉम्प्ट सॉफ्टली देंगे। अगर अपन उसको हाथ को उठा के रख रहे हैं और बच्चा उसको नहीं उठा रहा है तो अपन उसको छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद, आधे मिनट बाद अपन फिर से ट्राई करेंगे, वो चीज़ रखवाएंगे। और बच्चा जब वो एक्टिविटी पूरी करने लगेगा तो साथ में मैंने आपको बताया था कि उसको एक गिफ्ट के तौर पर हमें रीइंफोर्समेंट करना है। जो मैंने बताया फिजिकल भी हो सकता है और आप बाकी हमारे और भी वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं, आप कंटिन्यू उनके टच में रहिए क्योंकि एक वीडियो दूसरे वीडियो से कनेक्ट रहता है और आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें रहती हैं। तो ये मैंने रीइंफोर्समेंट के बारे में मेरी पुरानी वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि रीइंफोर्समेंट आपके बच्चों को मदद करता है कि वो काम ज़्यादा इंटरेस्ट और अच्छी एफिशिएंसी के साथ कर सकें। तो वहाँ पे आप उसको फिजिकल रीइंफोर्समेंट या फिर कुछ चीज़ें आप उसको दे सकते हो जिससे उसको काम करने में उसका मन लगे। तो यहाँ पे मैंने पहली चीज़ बताई, सबसे पहली चीज़ है कि बच्चे का हमें बैठने के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है। जो टॉयज़ का चुनाव करना है वो आपके ऑडियो विजुअल हो, ऐसा हमें ध्यान रखना है। विजुअल के अंदर हमें ध्यान रखना है कि अलग अलग कलर्स के टॉयज़ हों तो बच्चा उनमें इंटरेस्ट रहता है, या फिर अलग अलग साउंड्स अगर टॉयज़ अगर कर रहे हो तो वो बच्चे के लिए यूज़फुल होते हैं, बच्चा उनमें इंटरेस्ट शो करता है। और साथ में मैंने बताया कि बच्चे को अकेले कभी गेम नहीं खेलने देना, हमें हमारा इन्वॉल्वमेंट साथ में रखना है और ध्यान रखना है कि बच्चा कि उन चीज़ों के लिए कुछ क्रिएटिव, उन टॉयज़ का कुछ क्रिएटिव तरीके से यूज करे, कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए काम करे, ना कि डिस्ट्रक्शन के लिए काम करे। तो इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। और एक चीज़ें होती हैं कि छोटे बच्चों के लिए जो हम यूज़ करते हैं रिपीटेटिव मेथड, कि एक ही चीज़ को हम बार बार कराते हैं। आपने देखा होगा जब किंडरगार्टन में जब हमारा केजी के अंदर बच्चों का, हमारे जो नॉर्मल बच्चे हैं उनका जब हम एडमिशन कराते हैं तो वहाँ पे ये रिपीटेशन मेथड का फॉलो करते हैं। होमवर्क में भी वही सेम चीज़ देते हैं जो क्लास वर्क में कराते हैं और इस चीज़ को रोज़ 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 रिपीट कराते हैं। जैसे 1 लिखना दिखाया तो 1 की आपकी प्रैक्टिस चलती है, वो कई दिनों तक चलती है। तो ये किसी भी लर्निंग के स्टार्टिंग का फर्स्ट तरीका होता है रिपीटेशन का, और काफ़ी इफेक्टिव होता है चीज़ों का। तो यहाँ पे भी हमें बच्चों को रिपीटेशन आपका यूज़ करना है। लेकिन रिपीटेशन मेथड यूज़ करते समय हमें ध्यान रखना है कि बच्चा बोरियत तो महसूस नहीं कर रहा है। एक बार करने के बाद कोई चीज़, बच्चा जब एक बार उस चीज़ को कर लेता है तो दोबारा उसको करने में आसानी रहती है। दोबारा उस चीज़ को वो करेगा तो उस चीज़ को जल्दी पूरा कर लेगा, एफिशिएंसी उसकी अच्छी आएगी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो यहाँ भी हम रिपीटेशन यूज़ करेंगे। तो लर्निंग हम जो करेंगे, लर्निंग का जो स्टार्टिंग जो फेस रहता है वो बड़ा स्लो रखना है हमें। जैसे वही वाली चीज़ है कि यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जैसे कोई बच्चा नर्सरी में है और उसको अगर मैं सीधा फर्स्ट क्लास का सिलेबस दे दूँ, कराने लगूँ तो बच्चा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमें बच्चे के जो माइंड, जो ब्रेन है उसका जिस हिसाब से काम कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसको होमवर्क देना पड़ेगा। हो सकता है कि बच्चा कोई भी चीज़, पहली चीज़ सीखने के अंदर उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसका ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से होगा, ब्रेन का उसका इंटरेस्ट ज़्यादा से अच्छे से बच्चे से लेगा कोई एक्टिविटी करने में, तो नेक्स्ट चीज़ें सीखने में कम समय लगाएगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि बच्चा को कोई भी हम एक्टिविटी अगर करा रहे हैं तो उस टाइम हमें ध्यान रखना है कि हम थोड़ा सा वेट करें और वॉच करें, उस चीज़ को बार बार रिपीट कराएं जब तक उस बच्चे को, कोई भी बच्चा कोई भी एक एक्टिविटी को अच्छे से नहीं सीख लेता है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि किस तरीके से हम बच्चे को हम इफ़ेक्टिव तरीके से जो भी हमारे TLM का यूज़ चुनाव करना है वो कैसे कर सकते हैं, कैसे उनको यूज में ले सकते हैं। तो ये पैटर्न वाली बात का मैंने बताया कि पैटर्न का हमें यूज़ करना है या नहीं करना, उसके बारे में मैं बता रहा था
कि पैटर्न का यूज़ हमें करना है, लेकिन उसको इफ़ेक्टिव तरीके से काम है, क्रिएटिव तरीके से यूज़ करना है। जैसे अब कोई बच्चा पैटर्न यूज़ कर रहा है तो डेट्स ओके, उसको कलर्स पसंद है, उसको टॉयज़ वो बहुत पसंद है जिनके अंदर टायर का यूज़ होता है, गाड़ियों का यूज़ होता है, तो अपन उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। किस चीज़ के अंदर हमने उसको पहले एक एक्टिविटी दी कि आपको इन सबको अरेंज करना है, आपको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, कलर से अरेंज करना है, देन यू विल गेट दैट टॉय। आप उस टॉय के साथ थोड़ी देर खेल सकते हो। बच्चा थोड़ी देर उस टॉय के साथ खेल ले तो फिर उसके बाद चीज़ों का हम उसे वापस लेके आ सकते हैं, चीज़ों का उसी गेम को हम दोबारा से रिपीट करा सकते हैं। और जब उसको वो फिर से कर लेते तो हम फिर से उसे परमिट कर सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं कि आप इस टॉय के साथ आप खेल सकते हो। तो इस तरीके से हम पैटर्न का एक अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पर जो आज बात करेंगे वो बात है पेशेंस की, कि पेशेंस का यहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है। एज ए एजुकेटर आप वर्क कर रहे हो, एज ए पेरेंट्स आप यूज़ कर रहे हो, तो पेशेंस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे होते हैं और वो सक्सेस से केवल एक कदम पीछे रहता है, लेकिन वहाँ पे हम गिव अप कर देते हैं और उस टाइम हमें लगता है कि बच्चा ये चीज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन वह वही क्षण होता है जो बच्चा उस चीज़ को लर्न कर रहा होता है, और यहाँ पर चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि उसकी लर्निंग शुरू नहीं हुई होती है, क्योंकि वो एक बार अगर वो 1 2 3 4 5 बार अगर वो चीज़ों को कर लेता है तो उस चीज़ में उसका परफेक्शन आ पाता है। तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक पेशेंस हम रखें बच्चे के पास। हम कभी भी बच्चे के पास चीखे चिल्लाएं नहीं। हाँ, मैंने आपको बताया जैसे वीडियोस के अंदर कि बच्चा कम्युनिकेशन लैंग्वेज कम समझ रहा है तो हम हमारी टोन को अप एंड डाउन कर सकते हैं, लेकिन अंदर से हमें इरिटेट नहीं होना है कि बच्चा हम इतनी बार सिखा रहे हैं लेकिन वो फिर भी अपनी जिद कर रहा है, वो बिल्कुल नहीं सीखने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं इसे क्या हो गया है, पेरेंट्स के जनरली बोल ही रहते हैं आज पता नहीं सर इसे क्या हो गया है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। हमारे पास जो भी पेरेंट्स आते हैं बच्चों की थेरेपीज़ के लिए, मैंने कई बार उनसे सुना है, मैं हमेशा उनको यही डांटता हूँ मैं कि आपको इन नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है कि आज पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, बच्चा बैठ ही नहीं रहा है, 2-3 दिन हो गए इसको, पहले तो अच्छा कर रहा था, अभी इसने बिल्कुल बैठना बंद कर दिया, अभी हमारी बिल्कुल नहीं सुनता है। तो ये कुछ टाइप के नेगेटिव सेंटेंस हैं, इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि बच्चा ऐसा क्यों करता है। जब भी हम उससे कुछ नया टास्क अपन शुरू कराने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब भी हम उससे किसी भी नए टास्क पर हम उसे कुछ नया टास्क देने की शुरू करेंगे तो वो थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट कम शो करेगा। तो यहाँ पे उस चीज़ को हमें नेगेटिवली नहीं लेना है। ये एक जनरल प्रोसेस है जो सभी के साथ गुजरती है। हमें भी अगर कुछ नया काम दिया जाए, हम सेम चीज़ कर रहे हैं और उस पैटर्न को बिल्कुल चेंज किया जाए। मैंने कभी भी अगर लैपटॉप पे काम नहीं किया है, मेरे को अचानक से डेस्कटॉप से लैपटॉप पे बिठा दिया है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा उस पर एडजस्ट होने के लिए। और दूसरी चीज़, अगर मेरे को इंटरेस्ट ना हो तो फिर मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। मैं अवॉइड करना चाहूँगा, मैं बचना चाहूँगा, किसी तरीके से सोचूंगा मैं कि ये काम मुझे ना मिले। लेकिन थोड़े दिनों बाद जब मैं यूज़ टू हो जाऊँगा तो उस चीज़ पर मैं अच्छे से काम करने लगूँगा। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है जो सभी के अंदर चीज़ें होती हैं। तो जब भी हम एक चीज़ सिखाने के बाद दूसरी लर्निंग पे जब हम आते हैं, नए पैटर्न यूज़ करते हैं, नए टॉय यूज़ करते हैं, नया TLM यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ जनरली बच्चों में देखने में आती है, ऑटिस्टिक बच्चों में, कि वो थोड़ा सा उनके बिहेवियर में चेंज आता है, थोड़ा सा चिड़चिड़े होते हैं, काम को कम करने की कोशिश करते हैं, एक जगह बैठने की कैपेसिटी उनकी वापस से घटने लगती है। लेकिन ये मोर देन नॉर्मल चीज़ है। तो वहाँ पे बस अपने को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पेशेंस रखने की, कि हाँ कोई बात नहीं, बच्चा इरिटेट हो रहा है, हमें उससे चीज़ों को समझना है। बच्चा, आप उसके सामने कोई नई TLM लेके जा रहे हो, नई एक्टिविटी लेके जा रहे हो, बच्चा डिनाई कर रहा है मुझे इस पर नहीं करना है, आपको वेट करना है, थोड़ा सा उसको शांत होने का वेट करना है। बच्चा अगर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो आप वहीं पर उसको शांत होने की कोशिश करना है, उसको समझाना है कि बेटा ये चीज़ करनी है। और आपको जैसे ही बच्चा शांत हो जाए, आपको फिर से ट्राई करना है। वो फिर से इरिटेट हो रहा है, आपको फिर से शांत करना है बच्चे को, फिर से ट्राई करना है। बच्चा अगर उठ के कहीं दूसरी जगह जा रहा है, अपनी स्पेस छोड़ के जा रहा है, आप टॉयज़ को लेकर, TLM को लेकर उसके पास पहुंच जाइए। थोड़ा सा कष्ट अपने को करना पड़ेगा, अपने को कष्ट होगा कि बच्चा जा रहा है, बार बार उठ रहा है, कोई बात नहीं, आप उसको लेके पहुंच जाइए। 1 बार 2 बार 3 बार करने के बाद बच्चे को समझ में आने लगेगा कि हाँ ये चीज़ तो मुझे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक मैं ये नहीं करूँगा मुझे मेरा पीछा छूटने वाला नहीं है। तो ये एक लर्निंग का प्रोसेस है, इसे आप बिल्कुल नॉर्मली लेना है। आपको पेशेंस रखना है बच्चे का, अगर वो इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, आपको वेट करना है, वॉच करना है और उस पर हमेशा काम करते हुए रहना है।
ऐसे ही बच्चे की स्पीच के लिए बात कर रहे होते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स चिंतित रहते हैं, मेरे पास भी जो चीज़ें आती हैं, सर इसका स्पीच करा दो, सर इसका स्पीच करा दो, लेकिन वो बच्चा स्पीच के लिए रेडी नहीं होता उस टाइम तक। तो ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं करते, हम बीच बीच में कोशिश करते रहते हैं, लेकिन बच्चा स्पीच से पहले बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बच्चा आर्टिकुलेशन अच्छे से कर रहा है, कुछ साउंड्स अपने आप से निकाल रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड वाला साउंड जो चीखने वाला साउंड है वो बच्चे का कम हो गया, बच्चा खुद से कुछ चीज़ बोलना चाह रहा है, वो बेस्ट टाइम होता है बच्चे को स्पीच कराने के लिए। उससे पहले बच्चे को हमें वही वेट करना पड़ता है और साथ में उसको चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं बोल रहा है या फिर हमें ऐसा लग रहा है कि बच्चा हमारी लैंग्वेज नहीं समझ रहा है तो हम बोलना बंद कर देंगे। हमें कंटिन्यू हमारी कोशिश जारी रखना है। यहाँ पे पेशेंस वाली चीज़ें भी काम आती हैं। हमें जब भी वो हमारे पास आता है, कोई चीज़ों के लिए बोलता है, हमें लेके जाता है किचन में ले जाने के लिए, कोई ग्लास लेकर आता है या फिर कोई कटोरी लेकर आता है कि इसमें मेरे को फ्रूट्स दे दो, तो आपको उसको हमेशा आपको चीज़ अपनी लैंग्वेज में आपको रिपीट करनी है। मम्मा फ्रूट दे दो, वो आपको ग्लास लेके आता है, मम्मा पानी दे दो, फिर ये बोतल लेके आता है, मम्मा बोतल ओपन करो। तो ये सब चीज़ वो नहीं बोल रहा है, लेकिन हमें हमारी तरफ से कोशिश करते रहना है, क्योंकि ये समय कभी भी आ सकता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि हमें ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं सीख रहा है, स्पीच नहीं कर रहा है या स्पीच नहीं सीख रहा है और अभी तक उसने कुछ चीज़ें नहीं बोली। लेकिन हम उसके साथ ये जब कोशिश करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, करते रहते हैं और अचानक से एक सडन मतलब एक पॉइंट पे उसे बोलते हैं, जैसे अचानक से, जैसे मैंने बताया कि 99 तक पानी एकदम शांत पड़ा हुआ, 100 होते ही बॉईल होने लग जाता है। तो एक पॉइंट आता है 100 डिग्री वाला, एक पॉइंट आता है कि बच्चा एकदम से काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्ड करने लगता है। तो वो हमारे लिए भी खुशी का टाइम होता है, जो थेरेपिस्ट पेरेंट के लिए भी खुशी का टाइम होता है कि हाँ बच्चा अचानक से सब चीज़ें अच्छे से करने लग गया। लेकिन वो अचानक नहीं होता है, वो पीछे एक मेहनत होती है। बच्चा उस स्टेज तक आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो एक लेवल उसका आ जाता है कि वो रिस्पॉन्ड करने लायक हो जाता है, उसकी एबिलिटी आ जाती है और जैसी उसकी एबिलिटी आती है वो आपको रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बच्चे को हम हर चीज़ कराएं, हर चीज़ हम कोशिश करते रहें। बच्चे को स्पीच की भी कोशिश करनी है, बच्चे को लर्निंग की भी कोशिश करनी है, हमें कोशिश करनी है कि बच्चा अल्फ़ाबेट भी सीखे, हमें बच्चे को कोशिश करानी है कि वो नंबर्स भी सीखे, हमें उस बच्चे को कोशिश करानी है वो पोएम भी सीखे, हमें बच्चे को कोशिश करानी है वो एक जगह बैठना भी सीखे, हम उसको बच्चे को कोशिश करानी है कि वो गेम्स के रूल्स भी फॉलो करे। तो ये सब कोशिश करते रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें पेशेंस के साथ काम करने की ज़रूरत है। बच्चा अगर चिड़चिड़ा हो रहा है तो हमें कुछ नहीं, 1 सेकंड अपने को रिलैक्स करना है, बच्चे को बोलना है बच्चा शांत हो जाओ, बच्चे इट्स लर्निंग टाइम, इट हैपन, इट्स ओके, आपको करना है। बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का समय लगता है आपको, थोड़ा सा आप जैसे शांत, आप अपने आप को शांत करेंगे बच्चा भी शांत हो जाएगा, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस बच्चे तक पहुंच रही हैं। आप बच्चे को सिखाने के लिए बैठे हुए हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हमसे कंप्लेन करते हैं कि सर आपके सामने तो बच्चा अच्छे से कर लेता है, लेकिन जब हम घर आते हैं तो बच्चा टिकता ही नहीं है। तो हमें बताना पड़ता है कि ये जो हमारे सामने कर लेता है ये एक दिन का काम नहीं है, ये हमारी मेहनत है। हम बच्चे के साथ मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं, बच्चे को स्टेबल बनाते हैं, उसे सिखाते हैं कि हाँ उसे बैठना है। तो आपको घर भी वो सब चीज़ बच्चे को ट्रेनिंग देनी है। तो कई बार बच्चा का अनकम्फर्टेबल फील करता है जब वो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वही वाली चीज़ होती है कि मान लो सपोज़ करो अगर कोई एलकेजी का बच्चा है, उसको 10th क्लास का सिलेबस मैंने कोई सोल्व करने के लिए दे दिया क्वेश्चन, तो बच्चा अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील करेगा। तो कई बार पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। बच्चे ने मान लो ए बोलना सीखा है तो बच्चे की पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन आती है सेम डे वो BCDE बोले, या फिर ए उसने एक बार बोल दिया तो कंटिन्यू 10 बार बोला है तो 10 बार ए बोले। तो यहाँ पे क्या बच्चा होता है कि बच्चा इरिटेट हो जाता है और उसने जो ए बोलना सीखा है वो भी बोलना छोड़ देता है। तो वही चीज़ है कि अपने को रिपीट कराना है बच्चे को चीज़ों को, लेकिन अपने को साथ में ध्यान रखना है कि बच्चा इरिटेट तो नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ चीज़ ये है कि बच्चा इरिटेशन तो नहीं हो रहा है। बच्चे के साथ आपको इन्वॉल्वमेंट आपको देना है, आई कांटेक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा कराना है, उसके साथ गेम्स आपको खेलने हैं, एक बॉन्डिंग आपको अच्छी करनी है। पढ़ाते समय हमें पेशेंस का ध्यान रखना है, नई नई चीज़ों की प्रैक्टिस हमें कराती रहनी है। और बच्चा अगर रिस्पॉन्ड नहीं करना है तो हमें अपने आप को इरिटेट नहीं करना है। ये सब चीज़ों का जब हम ध्यान रखने लगते हैं तो धीरे धीरे बच्चा आपको एक्सेप्ट करने लगता है, एज ए पेरेंट, एज ए एजुकेटर आपको एक्सेप्ट करने लगता है और फिर वो आपकी बातों को मानने लगता है। और एक समय आता है कि वो आपकी हर बातें फॉलो करता है और अच्छे से आपको रिजल्ट देता है। तो ये आज का टॉपिक था, ऑटिस्टिक बच्चों को बढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर या फिर पेरेंट्स घर पर बच्चों को कैसे डील करें, कैसे उनको सिखाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि किन टॉपिक्स पर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं। धन्यवाद। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।